हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम हिंदी के पार्ट एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो बेचेंद्री पाल द्वारा लिखित है उसको शुरू करेंगे। इस पार्ट में उनके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के जो भी उनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए थे उन सब का वर्णन किया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। अब 7 मार्च को वो लोग दिल्ली से काठमांडू की ओर चल दिए। दिल्ली इंडिया, काठमांडू नेपाल। दिल्ली से दिल्ली से काठमांडू की ओर चल दिए 7 मार्च को। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। एक मजबूत अग्रिम दल होता है जो लोग पहले जा चुके हो, या मतलब जिन जो पहले जाते हैं, आगे जाते हैं, उनका अग्रिम दल कहा जाता है। तो उन मजबूत लोगों का, मजबूत मतलब जो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस थे, बहुत अच्छे से ट्रेंड थे, उनका एक ग्रुप दल पहले ही आगे जा चुका था। क्यों गया था? जिससे कि वह हमारे बेस कैंप तक पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। तो मतलब जो बेस कैंप पे पहुंचते हैं, जो मतलब उनका बेस सबसे नीचे वाला कैंप होता है माउंट एवरेस्ट का, उसको बेस कैंप कहते हैं। तो यहाँ पे बेचेंद्री पाल बोलती है कि जो सबसे बेस कैंप था वहाँ तक पहुँचने से पहले वो दुर्गम हिमपात, कठिन रास्ता जो हो चुका था बर्फबारी की वजह से, उस रास्ते को थोड़ा साफ कर सके। मतलब बेचेंद्री पाल और उनके ग्रुप के लिए वो रास्ता आसान कर सकें। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार एक मतलब नेपाल में बाजार का नाम है नमचे बाजार। वो शेरपा लैंड, शेरपा होते हैं जो पहाड़ पे चढ़ने में मतलब उनकी सहायता करते हैं, उनका सामान वगैरह उठाते हैं लोगों का, क्लाइंबर्स का, उनको शेरपा कहा जाता है। तो शेरपा लैंड का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है। ऐसा क्यों है? अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। तो अधिक जो शेरपा होते हैं वो ज़्यादातर या तो इसी एरिया के होंगे या आसपास के एरियाज़ के होंगे। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था। अब लेखिका बताती है कि ये नमचे बाजार ही वो जगह थी जहाँ से मैंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को ध्यान से देखा था, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। और नेपाली मतलब जो नेपाली लोग होते हैं वो इसको एवरेस्ट नहीं बोलते, जैसे हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, पर्वत माउंट एवरेस्ट या पर्वत एवरेस्ट बोलते हैं, तो वो लोग इसको सागर माथा बोलते हैं। सागर होता है समुद्र, माथा हमारा फोरहेड, तो मतलब समुद्र का जो फोरहेड होता है दैट्स नोन एज सागर माथा। मुझे यह नाम अच्छा लगा। तो यहाँ पर लेखिका बताती है कि मुझे यह नाम जो सागर माथा था ये काफ़ी पसंद आया। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा। अब जब उसने एवरेस्ट की तरफ ध्यान से देखा तो उनको थोड़ा बड़ा सा फूल जैसा दिखाई दिया। वैसा फूल भी नहीं, पर मतलब कुछ दिखाई दिया जो उनको थोड़ा सा फूल जैसा उसको रिजेंबल करा था फ्लावर को, तो थोड़ा सा वैसा लगा, जो पर्वतीय शिखर पर लहराते एक ध्वज की तरह लग रहा था। जो ऐसा लग रहा था मानो पर्वत की चोटी पे एक झंडा लहरा रहा हो। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर के ऊपरी स्तंभ के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। अब उनको बताया गया, लोगों ने आसपास के, कि ये जो आपको बड़ा सा ध्वज दिख रहा है हवा का लहराता हुआ पर्वत के शिखर पे, ये उसके जो टॉप पे जो हवा चलती है 150 किलोमीटर की स्पीड से, 150 किलोमीटर की स्पीड से जो हवा चलती है उसकी वजह से बनता है। क्योंकि तेज़ हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है, और इतनी तेज़ हवा होती है कि उसमें जो सूखा बर्फ होता है, जो ड्राई आइस होता है, तो जो आइस का ऊपरली कवर जैसा होता है जो ड्राई हो चुका होता है, वो इस हवा की वजह से काफ़ी ज़्यादा उड़ता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा हो सकता है। इतना लंबा 10 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा लंबा ये ध्वज हो सकता है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। अब जो भी लोग उन पे जाना चाहते होंगे पर्वत शिखर पे, वो दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट साइड उनको यह मतलब ऐसे तूफानों का जो पहाड़ का साउथ ईस्ट पार्ट था वहाँ पे उन लोगों को जो पहाड़ पे चढ़ना चाहते थे उनको ऐसे तूफानों का सामना करना पड़ता था। विशेषकर ख़राब मौसम में, जब मौसम ज़्यादा ख़राब हो तब तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा यार, मतलब ये कहना चाहती है।
यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। अब लेखिका बोलती है मैं काफ़ी डर चुकी थी इतनी बातें सुन के कि थोड़ा सा मतलब मन में घबराहट हो जाती है, डर हो जाता है, तो वो लेखिका के मन में आ चुका था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचलित रूप से आकर्षित थी। मैं भले ही डरी हुई थी, पर तब भी मैं मतलब एवरेस्ट के प्रति बड़े अलग तरीके से अट्रैक्टेड थी एवरेस्ट की तरफ, और इसी कठिनतम चुनौती का सामना करना चाहती थी, और मैं इसके लिए कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार थी, और मतलब करना चाहती थी कि मेरे को एवरेस्ट के शिखर पर जाना ही जाना है। जब हम 26 मार्च को पेरिच पहुँचे, अभी एक और जगह आ गई पेरिच। पेरिच पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। अब जो जब वे लोग 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, तब उनको क्या खबर मिली? हिमस्खलन मतलब जो बर्फ़ की चट्टान होती है उसके खिसकने से एक शेरपा कुली, जो एक शेरपा था जो सामान लेके जाते हैं लोग, उसकी मृत्यु का समाचार मिला, उसके मरने का समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से। अब खुम्बू हिमपात ये भी मतलब एक टाइप का, मतलब उस पर क्या बोलते हैं जहाँ पे थोड़ा हिमपात अलग जैसा हो, उसको खुम्बू हिमपात। एक मिनट, सॉरी बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से, तो मतलब जो खुम्बू हिमपात की साइड जो लोग जा रहे थे, जिन लोगों का दल जा रहा था, वहाँ पे जो सीधी पहाड़ी थी वो धस गई, ज़मीन में थोड़ा सा नीचे को हो गई, और लोहत्से की ओर एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान नीचे खिसक आई। और जो लोहत्से एक और मतलब पहाड़ पे जगह का नाम है लोहत्से, वहाँ पे जो फिर बड़ी बर्फ़ की चट्टान थी, वहाँ पे मिट्टी धंस गई एक जगह, है ना। खुम्बू हिमपात की साइड मिट्टी धंस गई, और लोहत्से की ओर से बड़ी सी बर्फ़ की चट्टान खिसकते हुए आ गई, सीधी खिसकती आई थी। लोहत सो 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। अब इनमें से कितने की मृत्यु हुई? एक के, बचे 15। एक बेचारे की मृत्यु हो गई, अब 16 में से बच गए 15, 15 में से 4 हो गए घायल, अब सिर्फ 11 शेरपा ठीक बचे थे, बाकी मतलब किसी को चोट लगी, किसी की मृत्यु हो गई। इसके आगे का हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।